है। तो जल्दी से आप सभी लोग भाई क्लास में आ जाइए और सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। और पहला प्रश्न जो है ये आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से अकर्मक क्रिया क्या है। देखिए अगर हम लोग बात करें सबसे पहले क्रिया के, देखिए दो भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। एक तो कर्म के आधार पर क्रिया होती है और एक प्रयोग के आधार पर क्रिया होती है। जो कर्म के आधार पर क्रिया होती है वो एक तो अकर्मक क्रिया कहलाती है और कर्म के आधार पर दूसरी क्रिया जो कहलाती है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। सबसे पहली बात आपको इतना मालूम होना चाहिए। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि सकर्मक क्रिया जो है ये भी दो प्रकार की होती है। ठीक, एग्जाम में खैर पूछी नहीं जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन जो बनते हैं वो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं, ये मैं आपको बता दूं भाई। और उसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जैसे कि हंसना है तो हंसना आपकी एक अकर्मक क्रिया है। ठीक, उसके बाद सोना है, सोना ये भी आपकी एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो ये कुछ अकर्मक क्रियाएं होती हैं, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए दिखाना सकर्मक क्रिया है, हटाना सकर्मक क्रिया है, खुजलाना भी सकर्मक क्रिया है, लेकिन हंसना जो है ये आपका एक अकर्मक क्रिया हो जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है। तो पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है उसके बारे में आपको बताना है, बताइए भाई। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें यानी कि जो पुल्लिंग श्रेणी में नहीं आता है तो जाहिर सी बात है वो स्त्रीलिंग है। तो इसमें से आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। हीरा कैसा है तो कैसा का इस्तेमाल हो गया इसके साथ, तो जाहिर सी बात है ये तो एक पुल्लिंग हो जाएगा। गुस्सा कैसा है, गुस्सा आया, ठीक है, तो ये भी आपका एक पुल्लिंग शब्द ही हो जाएगा। बचपन कैसा है, कैसा का इस्तेमाल हुआ है तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। जिन शब्दों के साथ कैसी का इस्तेमाल किया जाता है वो आपके स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। संतान के साथ आप लोग किसका इस्तेमाल करोगे, कैसी का इस्तेमाल करोगे, तो इसलिए आपका जो है ये एक कैसा शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर के दिए गए विकल्पों में से उच्चारण का सही संधि विच्छेद आपको करना है। ठीक है यहाँ पर आपके सामने एक शब्द है उच्चारण, तो उच्चारण का यहाँ पर संधि विच्छेद अगर आप लोग करोगे तो क्या करोगे, कैसे करोगे, बताएंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग भाई क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें उत, ठीक, और उत के नीचे हलंत लगा होगा ये बात आपको ध्यान रखना है, और धन करके चारण यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि संधि विच्छेद करते समय दो से तीन बातें आपको ध्यान रखना है कि उनके जो शब्द बने, ठीक है, यानी कि विच्छेद होकर जो शब्द बने वो एक सार्थक सार्थक शब्द बनना चाहिए। ठीक है, सार्थक सार्थक शब्द बनना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। उनके कुछ ना कुछ अर्थ भी होना चाहिए। तो जब ये बहुत ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे कई सारे शब्दों की तो आप लोग संधि विच्छेद बहुत ही आराम से निकाल लोगे। तो उत धन चारण कहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग बताओगे, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए और बात करें इसमें कौन सी संधि अगर पूछ लिया जाए उच्चारण शब्द में बताइए कौन सी संधि है, तो आप लोग क्या बताओगे, व्यंजन संधि आपको बताना है, व्यंजन संधि आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। एक बार आप सभी लोग भाई क्लास को शेयर कर दीजिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वलोकोक्ति या मुहावरों का क्या आशय होता है, यानी कि घड़ों पानी पीना, इसका अर्थ आपको बताना है। गुस्सा होना, पानी खत्म होना, बहुत ज़्यादा नहाना या शर्मिंदा होना, बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करें घड़ों पानी होना तो क्या कह सकते हैं हम लोग भाई, शर्मिंदा होना। घड़ों पानी पड़ना का अर्थ क्या हो जाता है भाई, शर्मिंदा होना हो जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है, यानी कि इसमें आपको बताना है कि चिरायु शब्द का उपसर्ग क्या होगा। तो ध्यान देने योग्य बात यह है किसी भी शब्द का अगर किसी शब्द का संधि विच्छेद हो रहा है तो उसी शब्द का आप लोग उपसर्ग भी बता सकते हो और प्रत्यय भी बता सकते हो, और उसी का पूछा भी जाता है, जाहिर सी बात है। तो अगर सबसे पहले इसकी संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, चिर धन आयु बनेगा, चिर धन आयु बनेगा। अब आपसे अगर पूछा जाए इसमें उपसर्ग क्या है तो आप लोग चिर बताओगे, अगर आपसे पूछा जाए प्रत्यय क्या है तो आप लोग बताओगे आयु बताओगे। पूछा क्या गया है, चिर पूछा गया है, उपसर्ग पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, चिर हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब।
निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है आपको बताना है। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी कि श्लेष अलंकार है तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से ज्येष्ठ का तद्भव रूप आपको बताना है भाई क्या होगा। ज्येष्ठ का तद्भव रूप आप सभी लोग बताओगे क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ज्येष्ठ की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये एक तत्सम शब्द है। ये कैसा शब्द है, ये एक तत्सम शब्द है। अगर इसका तद्भव शब्द आप लोग ढूंढोगे तो क्या बनेगा, जेठ बन जाएगा। जेठ बन जाएगा। कल को आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जेठ शब्द जो है इसका तत्सम रूप क्या होगा, तो आप लोग क्या बताओगे, ज्येष्ठ बताओगे। तो प्रश्न जो है कई सारे प्रकार से बनता है, एक ही प्रश्न कई सारे प्रकार से बनता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। यानी कि अनिवार्य का आपको बताना है विलोम क्या होगा। अनिवार्य का विलोम आपको बताना भाई क्या होगा, अनिवार्य होगा, अनिवार्य होगा, औपचारिक होगा या वैकल्पिक होगा। अनिवार्य का मतलब होता है कि ये काम करना ही करना है आपको। अगर यहाँ पर देखिए कई सारे विकल्प हैं आपके पास कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तो अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा, वैकल्पिक हो जाएगा। ठीक है, वैकल्पिक हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बताना है कौन से शब्द की यहाँ पर आपको वर्तनी बिल्कुल सही दिख रही है, बताइए। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कर्तव्यनिष्ठ कैसे शब्द लिखा जाता है, तो कर्तव्यनिष्ठ ये कर्तव्य तो ऐसे नहीं लिखा जाता, आप सभी को पता होगा। कर्तव्य कैसे लिखा जाता है, कर्तव्य लिखना तो आप सभी को पता होगा, इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर कर्तव्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है और निष्ठा भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कभी कभी आपसे देखिए निष्ठा में जो है इस प्रकार से भी आप लोग को देख सकते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए, ये वाला निष्ठा, लेकिन ये टा नहीं बनता है, क्या बनता है, ठा बनता है, ये बात आपको याद रखना है। तो आपका आंसर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए भाई। फूल की अगर हम लोग बात करें, देखिए संज्ञा की बात करें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, जातिवाचक हम लोग किसे कहेंगे, ठीक है, जातिवाचक किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए बालक है, ये एक शब्द है बालक है। उसके अलावा एक शब्द होता है बालिका, बालक हो गया, बालिका हो गया, और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ आदमी है। ये सब जो है क्या है, ये एक जाति ही तो है, क्योंकि आदमियों की एक जाति होती है, औरतों की एक जाति होती है, बालक की बालिका की एक जाति होती है। ठीक, यहाँ पर मैं बता दूँ नदी, नदी एक जाति ही तो है, पहाड़, पहाड़ एक जाति ही तो है भाई। तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर किसी एक नदी का नाम ले लूँ, ब्रह्मपुत्र नदी, तो नदियों में जिस नदी का नाम मैंने लिया है तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगी। पहाड़ में मान लीजिए मैंने किसी पहाड़ का नाम ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बालक के रूप में मैंने यहाँ पर मान लीजिए श्याम का नाम ले लिया तो श्याम आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बालिका के रूप में मैंने यहाँ पर मान लीजिए सरिता का नाम ले लिया तो सरिता क्या हो जाएगी, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पता चला कि अगर किसी का नाम आता है तो वो एक जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ये बात आपको याद रखना है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखें कौन से फूल की बात चल रही है हमको नहीं पता जा रहा है। ठीक है, गुलाब के फूल की बात चल रही है या सूरजमुखी के फूल की बात चल रही है। तो जब हमको पता नहीं होता है कि किसकी बात चल रही है तो वहाँ पर आपका कौन सी संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जिसके आदमी मैंने बोला तो मुझे पता नहीं कि किस आदमी की बात चल रही है, सुरेश की, रमेश की, तो उस स्थिति में जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है भाई कौन सा है, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आपका बस हो गया, रहने दीजिए। ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं, क्या आप पटना के रहने वाले हैं, वहाँ तुम्हारे क्या कहने, बस ऊपर तक जाओगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि बस हो गया, रहने दीजिए, यहाँ पर जो है अगर हम लोग बात करें यहाँ पर भाई सही नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका विराम चिन्ह नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, अशुद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आधा तीतर आधा बटेर, इस श्लोकोक्ति का आपको बताना है अर्थ क्या होगा। बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, संकर चिड़िया, अनुपम वस्तु या समान कार्यों का मिश्रण, बताइए।
यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा, देखिए आधा तीतर आधा बटेर का मतलब क्या होता है कि बेमेल चीज़ों का समीक्षण, बेमेल चीज़ों का समीक्षण। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, तौलिया किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है। तौलिया जो है ये किस भाषा का शब्द है, बताने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तौलिया जो है ये एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अच्छा, कौन कौन से शब्द वो हैं जो पुर्तगाली भाषा के हैं और वो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं कि ये किस भाषा का शब्द है? तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि कमरा, कमरा जो एक शब्द है ये आपका तुर्की तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और जाहिर सी बात है कि तौलिया कहाँ होती है, कमरे में ही तौलिया होती है। तो कमरा और तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द हो गया। ठीक है, कुछ लोग जो है कमरे के अंदर ही बाल्टी भी रखते हैं, बाल्टी भी रखते हैं। तो ये बाल्टी जो है ये कहाँ का शब्द हो गया, ये पुर्तगाली भाषा का ही शब्द हो गया। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, बाल्टी के आसपास ही लोग साबुन रखते हैं, बाल्टी के आसपास ही लोग क्या रखते हैं भाई, साबुन रखते हैं। तो रिलेट करा के भाई आप लोग समझिए, तो ये भी आपका पुर्तगाली भाषा का ही शब्द हो गया, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और उसके अलावा अलमारी की बात करें तो अलमारी कहाँ होती है, अलमारी भी कमरे के अंदर ही रखी जाती है। तो अलमारी भी आपका पुर्तगाली भाषा का ही शब्द हो गया। और अलमारी पर ही, अलमारी में ही तौलिया टांगी जाती है। तो इस तरह से ये सारे शब्द जो हैं आपके, ये सारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, यही बार बार आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है, कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है, बताएंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर। तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या हेतु हेतुमद वर्तमान। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, काल जो होते हैं, काल, ठीक, जिनको इंग्लिश में टेंस कहा जाता है, ये तीन प्रकार के होते हैं। इनके तीन भेद होते हैं, आप सभी को पता है कि वर्तमान काल होता है, भविष्य काल होता है और भूतकाल होता है। वर्तमान काल की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं भाई, 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के, आपको याद रखना है। एक तो सामान्य वर्तमान काल होता है, अपूर्ण वर्तमान काल होता है, पूर्ण वर्तमान काल होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है और सामान्य भाव संभाव्य वर्तमान काल होता है। उसके अलावा भूतकाल के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से, सामान्य भूतकाल होता है, उसके अलावा अपूर्ण भूतकाल होता है और उसके अलावा पूर्ण भूतकाल होता है, आसन्न भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है और हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर भविष्य काल की बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक तो सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतुमत भविष्यकाल। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो हेतु हेतुमत भविष्यकाल है, हेतु हेतुमत है, ये तो एक बार भविष्य में आया, भविष्य का एक पार्ट हो गया, भविष्य का एक भेद हो गया और उसके अलावा भूतकाल का एक भेद हो गया। तो ये वर्तमान काल में तो आया ही नहीं हेतु हेतुमत, तो ये वर्तमान काल का भाग नहीं है, वर्तमान काल का भेद नहीं है। कौन सा, हेतु हेतुमत। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भूतकाल में होता है और भविष्य काल में होता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए, तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर कि रिक्त स्थान के लिए उचित पर्यायवाची का चयन आपको करना है। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का अभिमान है, गर्व है, दर्प है या घमंड है, बताइए। एक बार आप सभी लोग भाई क्लास को शेयर कर दीजिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर करेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर करेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है, आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान आपको करना है। संयुक्त वाक्य कौन सा है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। एक बार आप सभी लोग भाई क्लास को शेयर भी कर दीजिए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर बी की अगर हम लोग बात करें तो ये एक सरल वाक्य है। देखिए, आपको याद रखना है ये कैसा है, ये एक सरल वाक्य है। ना तुम पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा, ना तुम पढ़ाओगे और ना वह पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग और का भी इस्तेमाल कर सकते थे, ना तुम पढ़ाओगे, ठीक है, ना वे पढ़ेगा। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर देख लेना, ये आपका कैसा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। एक यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे कि संयुक्त वाक्य आखिर होते कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है कि अगर किसी भी,
ठीक है, किसी भी वाक्य में और आ रहा है, क्या आ रहा है, और आ रहा है, तो वो संयुक्त वाक्य होगा। अगर किसी वाक्य में तथा आ रहा है तो वो संयुक्त वाक्य होगा। कहीं पर या आ जाए अथवा आ जाए, आ जाए या आ जाए या अथवा आ जाए, वो आपका संयुक्त वाक्य होगा। अगर कहीं पर इसलिए आ जाता है तो आपका वो संयुक्त वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। अगर अतः आ जाए तो वो आपका कैसा होगा, संयुक्त वाक्य होगा। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा मिश्र वाक्य को पहचानने की भी, ये पहले आपको याद रखिए। ठीक है, किंतु परंतु लेकिन, तो किंतु परंतु लेकिन अगर कहीं पर आ जाए तो वो भी आपका संयुक्त वाक्य होगा। अब मैं आपको मिश्र वाक्य बता देता हूँ। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि मिश्र का मतलब क्या होता है। मिश्र का मतलब होता है मिला जुला। ठीक है, मिश्र का मतलब होता है मिला जुला। जैसे कि मान लीजिए, जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे, तो जैसा और वैसा का यहाँ पर क्या हो गया, मिले जुले सही शब्द ही तो हैं भाई। जैसा और वैसा यानी कि ये पेयर वाले शब्द ही तो हैं। तो किसी भी वाक्य में अगर आपको पेयर वाले शब्द देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पर आपका कैसा हो जाएगा भाई, मिश्र वाक्य वो कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, मिश्र वाक्य कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको अगर बता दूं कि यद्यपि, ठीक है, यद्यपि, यद्यपि बता दूं और तथा भी बता दूं, तो यद्यपि और तथापि आपस में क्या है, ये एक पेयर ही तो हैं, ये एक पेयर ही तो भाई। ठीक है, जिधर और उधर, जिधर तुम जाओगे उधर वो जाएगा, तो जिधर और उधर आपस में क्या है, ये एक पेयर ही तो है, मिश्र ही तो है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य कहलाएंगे। मान लीजिए ठीक है, जितना उतना, जितना तुम दोगे उतना वो लोगा। इस तरह के वाक्य अगर आपके सामने आ रहे हैं तो वो क्या होगा, वो आपके मिश्र वाक्य होंगे। हमेशा ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। त्रिशंकु होना, इसका उपयुक्त अर्थ आपको बताना है, क्या होगा भाई। त्रिशंकु होना, चारों ओर ध्यान देना, किसी की ओर ना रहना, तीन तरफ ध्यान देना, या आपके केवल ऊपर देखना। बताइए त्रिशंकु का आपको मतलब बताना है, क्या होता है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग बताओगे। एक प्रश्न जो है वो कम से कम आपको बताना है भाई, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द जो है वो नम का पर्यायवाची नहीं है, गीला, भीगा, आर्द्र या आर्द्रा। बताइए कौन सा शब्द जो है वो नम का पर्यायवाची नहीं है, बताएंगे आप सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है भाई। अगर आपका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है। नम को हम लोग गीला भी कह सकते हैं, नम को हम लोग गीला भी कह सकते हैं और भीगा भी कह सकते हैं, और नम को हम लोग आर्द्र भी कह सकते हैं, लेकिन आर्द्रा नहीं कहेंगे। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, बताइए। प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान या प्रतिबिंब। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, बताने की कोशिश कीजिए। तत्सम शब्द नहीं है, आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, देखिए प्रतीत आपका जो शब्द है यहाँ पर, प्रतीत ये एक तत्सम शब्द है, प्रतिबिंब भी एक तत्सम शब्द है, और प्रतिमान भी एक तत्सम शब्द है। लेकिन जो प्रतीत लिखा हुआ है ये आपका एक तत्सम शब्द नहीं है, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव शब्द का आप सभी लोगों को यहाँ पर चयन करना है भाई। क्या होगा, उल्लास होगा, उच्छ्वास होगा, निश्वास होगा या उजास होगा। बताइए। चलिए, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। देखिए अगर हम लोग बात करें, निश्वास है ये आपका तत्सम शब्द है, उच्छ्वास भी आपका तत्सम शब्द है, और उल्लास भी आपका तत्सम शब्द है। लेकिन जो यहाँ पर उजास लिखा हुआ है ये आपका कैसा शब्द है, एक तद्भव शब्द है। ये आपका एक तद्भव शब्द है, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाकर, बनचर, तमचोर या निशाचर। बताइए रात में जो विचरण करना है वो कौन होता है, बताइए। देखिए रात में ठीक है, रात में विचरण करने वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं, राक्षस कह सकते हैं, राक्षस कह सकते हैं। तो देखिए रात से यहाँ पर बन गया निशा, क्योंकि रात को निशा भी कहते हैं, और चर लग जाएगा तो निशाचर जो है ये हम लोग क्या कह सकते हैं, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, निशाचर कहा जा सकता है। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग पुल्लिंग होगा,
होगा, स्त्रीलिंग होगा, नपुंसकलिंग होगा या उभयलिंग होगा। अगर उभयलिंग की हम लोग बात करें कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर एक कैसा शब्द है भाई, उभयलिंग शब्द है। यानी कि मैंने आपसे बोला कि वहाँ पर डॉक्टर हैं, अब आप ये पता नहीं कर पाओगे कि वो मेल हैं या फीमेल है। तो कभी भी ऐसी स्थिति में कभी हमें पता ना हो कि मेल हैं या फीमेल हैं, तो वो आपका उभयलिंग कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पर अगर आपका उत्तर क्या जा रहा है भाई, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या हो जाता है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, हट अगर हम लोग लगा कर ही देखें, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं आहट, तो आहट में क्या लग गया भाई, आहट में क्या लग गया, आहट में हट लग गया अंत में। तो आहट कैसी है, आहट कैसा है थोड़ी ना होता, कैसी है होता, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको लिख के बता दूं झल्लाहट, तो झल्लाहट के साथ किसका इस्तेमाल करोगे, कैसी का ही इस्तेमाल करोगे, और कैसी का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो जिनका भी उत्तर बी के साथ जा रहा है बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न